116 question. To postulate the economic structure of society, it is responsible for creating and transforming its social structure, including the legal and political structure. A building like metaphor is used. Marxist approach to political by अच्छा ओके मार्क्सिस्ट अप्रोच ने पॉलिटिकल एनालिसिस को डिफाइन करते हुए पोस्टुलेट बोला है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सोसाइटी का है जो है वो लाइक सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म और क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इंक्लूडिंग लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये मेटाफर उन्होंने दिया तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है हमने इसी का लाइक दूसरे स्टेटमेंट फॉर्म में पीछे पढ़ा हुआ है नेक्स्ट उसके लिए प्रीवियस वीडियो देख लें नेक्स्ट 117 द मॉडल ऑफ next question 117 the model of political system has served as the basis of तो political system के basis को serve करता है structural function analysis and communication theory both 118 question says that the idea of base and superstructure Marxist अप्रोच के थ्रू एक्सपाउंड हुई थी लेकिन यहाँ पे सारा है तो लाइक डी ऑप्शन तो पहले देखते ही हट जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये उनके किस बुक में डिस्क्राइब की हुई तो मार्क्स ने डिस्क्राइब की है अपने अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्क में नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच डेवलप की थी और पॉपुलराइज की थी किसने तो रिचर्ड सिंडर और चार्ल्स लिम्डन इन्होंने डिसीजन मेकिंग अप्रोच दी थी नेक्स्ट 120 पॉलिटिकल साइंस गेम थ्योरी इज used to study problems of international and diplomacy international relations and diplomacy next question says 121 question says that David Easton's system analysis feedback is a communication process 122nd question says that who wrote in his book political ideology that political ideologies embrace a program for defense or reform of important social institutions and are normative in tone and content तो रॉबर्ट लेन ने ये बोला था कि जो रॉबर्ट लेन ने अपने बुक अपने वर्क पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बोला कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हैं ये ऐसे प्रोग्राम्स को एम्ब्रेस करती हैं जो सोशल इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन के को रिफॉर्म करें या डिफेंस करें और नॉर्मेटिव हों ऐसे कंटेंट्स को उन्होंने एम्ब्रेस किया था पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में किसने रॉबर्ट लेन ने रॉबर्ट लेन याद रखना नेक्स्ट 123rd क्वेश्चन द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस कर चुके study of central government institution their legal aspects and opinions next 124th question सिबाइन के वर्क की बात हो रही है और उनकी बुक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी epitomize historical evolution approach next 125th question the basic elements which comprises the political theories सभी in fact फैक्ट्स पे भी डिपेंडेंट है इवेल्युएटिव भी है कैजुअल भी है तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हो जाएंगे 126 क्वेश्चन सेज दैट पॉलिटिकल बिहेवियरल अप्रोच बिकेम पॉपुलर इन 1920s 19th सेंचुरी में हुई थी ना लाइक 20th सेंचुरी में हुई थी पॉलिटिकल बिहेवियरल अप्रोच 127th क्वेश्चन सेज दैट किसने ऐसा बोला है ग्राहम वॉल ने बोला है कि पॉलिटिक्स विदाउट द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज ऑफ इंडिविजुअल इज मीनिंगलेस ये इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ली बॉन बेल्विन और ग्राहम वॉल्स जो थे वो साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं हर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का नेक्स्ट क्वेश्चन 128 डिस्कस दैट हु मेड अ थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंटल आउटपुट फंक्शंस विच एसोसिएटेड विद पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन तो एलिमेंट थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट उन्होंने ये बोला हुआ था उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन गवर्नमेंटल आउटपुट फंक्शंस का जो एसोसिएट करता है पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन से उसके नेक्स्ट द वर्क अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज रिटन बाय इज एडिटेड बाय
यहाँ पे एडिटेड की बात हो रही है, तो एडिटेड बाय रोलैंड यंग। रोलैंड यंग ने ये दिया हुआ था। देखो यहाँ पे लाइक दो सरनेम यंग यंग है, तो इनको तो ऐसे ही काट दो, ठीक है, ऑप्शंस को। अब औरंग, तो 50-50 में ऑप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, इफ इन केस यू डोंट नो द आंसर। नेक्स्ट 130th क्वेश्चन, थॉमस कुन devised a paradigm in the field of physical science। क्वेश्चन ऐसा, हम पीछे भी थॉमस कुन के बारे में रीड कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू कुन, there are number of phases through which a science tend to pass. Pre-paradigmatic phase, the first phase is called pre। फर्स्ट है मतलब सबसे पहला हुआ ना, तो लाइक अपवर्ड तो बाद में आ जाएगा, नॉर्मेटिव फेज भी वैल्यूज के बाद ही में आएगा। नेक्स्ट, तो थॉमस कुन जो है अपनी द हिस्ट्री ऑफ साइंस में कहते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है या डिक्लाइन ऑफ नॉर्मेटिविज्म है, इसको कैरेक्टराइज करते हैं, प्लस सक्सेशन ऑफ डिस्टिंक्ट थॉट स्टाइल और पैराडिग्स, ये दोनों को ही डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, सी इसका आंसर नहीं है। ये नहीं कंसिडर करते हैं कि पैराडिग्म का जो इन्फ्लुएंस है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स साइंटिस्ट सेलेक्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन अपनी इस बुक में डिफाइन नहीं करते हैं। सो थॉमस कुन not considerable did not get the considerable influence of paradigm on the kinds of problems scientists select for investigation। वैसी प्रॉब्लम्स पे इन्फ्लुएंस नहीं देते हैं, वैसे स्टाइल पे इन्फ्लुएंस नहीं देते हैं जो जिस काइंड की प्रॉब्लम साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए सजेस्ट करते हैं। वो सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी की ग्रोथ और नॉर्मेटिज्म के डिक्लाइन को डिस्कस करते हैं, और वो डिस्टिंक्टिव थॉट स्टाइल या पैराडिग्स की सक्सेशन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 133rd क्वेश्चन, द फीचर ऑफ प्री पैराडिग्मेटिक फेज इज दैट, ये प्री पैराडिग्मेटिक फेज क्या कहता है कि नो सिंगल थियोरेटिकल अप्रोच और स्कूल, ऐसी कोई भी थियोरेटिकल अप्रोच या स्कूल नहीं है जो प्रीडोमिनेट करती है, predominates, although a number of such schools of approach compete for recognition। कई सारे स्कूल्स या अप्रोचेस जो हैं, स्कूल्स हैं, उनकी अप्रोचेस इवन दो लाइक वो रिकग्नाइज होती हैं, वो compete करती हैं साथ में, बट स्टिल ऐसी कोई भी सिंगल थ्योरेटिकल अप्रोच या स्कूल नहीं है जो प्रीडोमिनेट करता है। एक दूसरे से आपस में compete करती है बट प्रीडोमिनेट नहीं करती किसी को, पहले से यही था और ये हो गया, नहीं, दे वर लाइक कंपीटिंग टू ईच अदर। 130 ये थॉमस कुन के वर्क्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं। 134th क्वेश्चन सेज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पैराडिग्मेटिक फेज अकॉर्डिंग टू थॉमस कुन। थॉमस कुन के अकॉर्डिंग पैराडिग्मेटिक फेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? सो उनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक कम्युनिटी अडेयर्स टू द डोमिनेंट पैराडिग्म। वो कहते हैं कि जो भी डोमिनेंट पैराडिग्म है उसके उस पे साइंटिफिक कम्युनिटी को अडेयर रहना चाहिए, उसी पे अडिग रहना चाहिए। नेक्स्ट 135th क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज एडिटेड बाय ऑस्टिन रेने। तो ऑस्टिन रेने ने कौन सा वर्क लिखा हुआ है? तो उनका जो वर्क है वो एसे ऑफ बिहेवियरल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है। 136 question says that according to the thesis laid down by Thomas Kuhn, the third phase through which a science tends to pass is called crisis phase। First phase paradigmatic phase है and third phase crisis phase है Thomas Kuhn के according। Next, it can be said that most remarkable thing about Marxism is that despite being scientific, it is suffused with humanism। तो एक बहुत ही लाइक मोस्ट रिमार्केबल थिंग है मार्क्सिज्म के लिए, वो ये है कि वो साइंटिफिक होने के साथ साथ ह्यूमैनिस्टिक भी है। नेक्स्ट, बिकॉज वो क्लास की बात करती है, वो लेबर की बात करती है, वो वर्किंग क्लास की बात करती है। नेक्स्ट 138th क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द थियोरेटिकल ग्रोथ ऑफ कल्चरल
एंथ्रोपोलॉजी, तो थियोरेटिकल ग्रोथ ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात डेविड ईस्टन और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों ही करते हैं. नेक्स्ट 139, मॉडल ऑफ ओपन मार्केट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू एनालाइज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. स्कम्टर और सर्टोरी, ये दोनों जो हैं ये ओपन मार्केट मॉडल की बात करते हैं, which has been borrowed from economics to analyze democratic politics. जो इकोनॉमी का जो ओपन मार्केट मॉडल है, जो बोरो किया गया है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको इसको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को एनालाइज करने के लिए ये एसेट करता है स्कम्पिटर और सर्टोरी से. 140th question says that which of the following scholar emphasize the sociological evolution of state and political institution. तो हेनरी मैने, एल.एच. मॉर्गन, जे बैकोफेन, ये सब जो हैं, ये सब क्या है, इन सब ने ये ऐसे स्कॉलर हैं जो सोशोलॉजिकल इवोल्यूशन को एम्फसाइज करते हैं. सोशोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टेट का उस पर एम्फेसिस डालते हैं और उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे. नेक्स्ट 141 क्वेश्चन, किसके व्यूज़ हैं जो कौन है जो पॉलिटिक्स को ऐसे व्यू करता है दैट पॉलिटिक्स हैज़ गॉट सोशलाइज्ड एंड सोसाइटी हैज़ गॉट पॉलिटिसाइज्ड इन मॉडर्न टाइम. तो जी सर टोरी जो हैं वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स हैज़ गॉट सोशलाइज्ड, जो पॉलिटिक्स है वो सोशलाइज हो चुकी है और जो सोसाइटी है वो पॉलिटिसाइज्ड हो चुकी है मॉडर्न टाइम्स में. 140th question says that which of the following has been authored by Robert Dahl. Robert Dahl ने कौन से लिखी, तो उनकी जो बुक है वो अ प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी भी है, पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन भी है. नेक्स्ट, अंडर द कन्फ्लिक्ट थ्योरी, कन्फ्लिक्ट इज स्टडीड विद रेफरेंस टू. कन्फ्लिक्ट कैसे कैसे स्टडी किया जा सकता है, रिस्क क्या क्या है, इसकी स्ट्रेटजीज क्या क्या है, इससे तो किया जा सकता है, उससे आउटकम क्या आएगा, प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए, ये भी सही है. कोलिशन फॉर्मिंग रूल्स और डिसीजन रूल्स टर्मिनेटिंग कन्फ्लिक्ट्स, ये भी सही है. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन थ्योरी जो है वो स्टार्ट करती है विद द प्री असम्पशन दैट गवर्नमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग सिस्टम, एंड दिस वाज लास्ट क्वेश्चन. कम्युनिकेशन थ्योरी कहती है कि जो गवर्नमेंट है वो प्री असम्पशन है डिसीजन मेकिंग थ्योरी में. ओके, so we have discussed chapter 2. We'll later discuss about chapter 3 and its questions. Thank you.